बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं अपना घर बनाने के लिए, या फिर बिल्डर का बना हुआ नया घर जिसको आपने नहीं आजमाया हुआ वो आप घर उठाने जा रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए। अच्छा, साथ ही आज की वीडियो में मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कि अर्थक्वेक और ये चीज़ें ज़ाहिर है एक नेचुरल फिनोमिना, ये चीज़ें चल रही हैं और पिछले 20 साल में पाकिस्तान में ज़लज़ले बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो कौन सी चीज़ें हमें अपने घर में देखनी है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन इंसान को अल्लाह ने शऊर, अकल और इल्म दिया है, हमें कौन सी चीज़ों की मेजर्स लेनी होंगी। इसके अलावा जो घरों में स्टील यूज़ हो रहा है, सरिया यूज़ हो रहा है, 40 ग्रेड 60 ग्रेड, बेसिकली फ़र्क क्या है और कौन सा यूज़ करना चाहिए और ज़लज़ले के लिए कौन सा ठीक है कि जो उसका लोड बर्दाश्त कर सके। तीसरे नंबर पे फाउंडेशन के लिए एक मिथ बनी हुई है कि शायद दोम ईंट इस्तेमाल की जा सकती है। अव्वल सिर्फ डीपीसी लेवल से ऊपर आप यूज़ करो ताकि 4 पैसे आपके बच जाएं। तो क्या दोम ईंट यूज़ करनी चाहिए? और इसके अलावा घरों में आप डीपीसी भी डलवा देते हो, प्लास्टिक शीट भी ऐड हो जाती है, फिर भी सेम नहीं रुकती, सेम आ जाती है। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। वन बाई वन बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं स्टील के ऊपर आ जाता हूँ। कुछ टेक्निकल चीज़ें अगर हो जाए तो उसको आप एब्जॉर्ब कर लीजिएगा। बेसिकली दो चीज़ें इसमें देखी जाती हैं स्टील के अंदर, एक इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है और एक टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है। बेसिकली यील्ड स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि ये जो कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है, ये उसकी सलाहियत है लोड बर्दाश्त करने की। और इसके अलावा जो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ये है कि बेंडिंग जो कैपेसिटी है वो कितनी ज्यादा है इसके अंदर। बेंडिंग दो किस्म की हो सकती है कि एक चीज फोर्स लगी, बेंड हो गई, लेकिन वो बेंड ही रह गई, वापस अपनी फॉर्म पे वापस नहीं आई। इसको कहते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। और अगर एक फोर्स लगी, बेंड हुई, लेकिन वापस अपनी जगह पे वापस आ गई, जैसे कि आप स्प्रिंग वगैरह को देखते हो, तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये चीज देखी जाती है। तो 40 ग्रेड जो सरिया आपका होता है उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 40 के पीएसआई होती है, 40,000 पीएसआई यानी कि होती है। इतना वो लोड बर्दाश्त कर सकता है 40 ग्रेड जो है। जबकि 60 ग्रेड की जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 60 के पीएसआई है, यानी कि 60,000 पीएसआई का लोड वो बर्दाश्त, यानी कि 20,000 पीएसआई ज्यादा लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है 60 ग्रेड के अंदर। और दूसरा ये कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा होती है कि अगर लोड आ गया, फोर्स लग गई, तो ये बेंड होने के बाद वापस अपनी शेप में वापस आ जाएगा। लेकिन 40 ग्रेड को अगर बेंड मिल गया तो वो बेंड ही रहेगा, वो वापस अपनी शेप पे नहीं आएगा। अब ज्यादातर ठेकेदारों को ये चीजें पता नहीं होती है, लोगों को भी नहीं पता होती। वो क्या करते हैं कि अपने कॉलम्स के अंदर, अपने बीम्स के अंदर, अपने लेंटर्स के अंदर या लिंटल्स के अंदर वो 40 ग्रेड यूज करवा लेते हैं। पैसा कोई ज्यादा नहीं बचता, पर केजी 2-3 रुपए का फर्क है, यानी कि पूरे घर में भी 7-8 10,000 15,000 रुपए का फर्क आ जाएगा। लेकिन वो पूरे घर का बेड़ा गर्क कर देते। सिर्फ घर का ही बेड़ा गर्क नहीं करते, वो बेसिकली उसके नीचे जिसने भी रहना है वो उसकी जिंदगी मौत के साथ वो जो है ना उसके जिम्मेदार बनते हैं वो। अब अगर आपने लिंटल, बीम, इन चीजों में 40 ग्रेड यूज कर दिया तो आपके सामने है कि क्या मसला बन जाएगा। अच्छा, इसके अंदर दोनों में बेसिकली फर्क क्या है, वो कार्बन जो रेशो है ना उसका फर्क होता है। जो स्टील है वो बेसिकली प्योर कोई मेटल नहीं है, ना ये प्योर आयरन है, ना ये कोई और चीज है, ये अलॉय है, ये मिक्सचर है। इसके अंदर क्रोमियम भी यूज हो रहा है, निकल भी यूज हो रहा है, कार्बन भी यूज हो रहा है, मैंगनीज और ये सिलिकॉन, ये सारी चीजें यूज हो रही हैं। हमारा ज्यादा कंसर्न जो स्टील की होती है उसके अंदर जो सिलिकॉन के साथ, मैंगनीज के साथ और कार्बन के साथ होता है। आयरन तो होता ही है ना इसमें। अच्छा, तो अब घरों के अंदर आप कभी भी 60 ग्रेड के ऊपर कंप्रोमाइज आपने नहीं करना। मैं हैरान हो गया, एक साहब आए मेरे पास, उन्होंने कहा जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 कर लें या 60 कर लें, वैसे ही बातें बनी हुई है, सारों की अच्छी ही स्ट्रेंथ होती है। तो उस बेचारे को पता ही नहीं था। अच्छा कुछ और लोग मेरे पास आते हैं या कॉल पे बात करते हैं। अब मैंने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाई थी, तो मैंने कस्टमाइजेशन जो है ना नहीं करता मैं, यानी कि मैंने कहा जी मुगल स्टील यूज करना है, मुगल ही होगा। मैंने कहा फाउंडेशन में अव्वल ब्रिक यूज होनी है, अव्वल ही यूज होगी। लोग आते हैं जी 4 पैसे बच जाएंगे, हम गरीब बंदे हैं, हमारा इस तरह कर दें। मैं कहता हूं नहीं जनाब, मैं नहीं कर सकता, आप किसी लोकल ठेकेदार से बनवा लो। मसला क्या है, ये बेसिकली गरीब लोग नहीं होते, ये बेसिकली इन्वेस्टर होते हैं। ये 4 पैसे इधर 4 पैसे इधर, हर जगह से पैसे बचाएंगे, 80 लाख का प्रोजेक्ट 70 लाख में बनवाएंगे और यही महंगा चेप देंगे। लेकिन कल को किसी ने तो उस घर में रहना है ना, तो
उसकी जिंदगी मौत का जो है ना वो तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी ना। तो मैंने बिजनेसमैन बनना है, मैंने कातिल तो नहीं बनना। अच्छा, इसके अलावा 40 ग्रेड 60 के अलावा एक और क्वालिटी यूज होती है सुप्रीम क्वालिटी। उसके अंदर जो यील्ड स्ट्रेंथ है ना वो 60 से भी ज्यादा हो जाती है, वो 70,000 PSI हो जाती है, यानी कि वो 60 से ऊपर निकल जाता है। वो ब्रिजेस वगैरह जितने हाई राइज के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें यूज होता है। खुदा ना खासा जब जल्जला वगैरह आता है, वो एक तो उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, वो मूव कर जाएगा, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, और लोड बीयरिंग जो कैपेसिटी है उसकी वो बहुत अच्छी होगी। तो ये ब्रिजेस वगैरह और हाई राइज वगैरह के अंदर ये सुप्रीम क्वालिटी यूज होता है। अच्छा, इसके अलावा एक जो है ना अव्वल ब्रिक क्यों फाउंडेशन में यूज करनी चाहिए मैं बता देता हूं। दोनों ईंटों में टेक्निकल फर्क क्या है, मॉइस्चर कंटेंट का और बड़े फर्क है। मॉइस्चर कंटेंट का मेन फर्क है कि जो अव्वल ईंट है उसकी पकाई अच्छी होती है, मतलब ये कि जितनी उसको अच्छी हीट मिली हुई होगी तो उसकी नमी मैक्सिमम खत्म हो चुकी होती है, जबकि दोम ईंट की पकाई ठीक नहीं हुई भी होती, उसके अंदर नमी रह जाती है। तो आप दोनों ईंटों को अगर स्ट्राइक करते हैं अव्वल ईंट को तो बड़ी शार्प साउंड क्रिएट होती है, और दोम को करेंगे तो एक डल से साउंड पैदा होगी। अब बेसिकली क्या है जी, आपके जब भट्टे के अंदर ईंट जोड़ी जाती है और साल में वो 2 दफा चलाता है 3 दफा चलाता है, वो 15 लाख के करीब ईंट जोड़ी जाती है और उसको हीट पे लगा दिया जाता है। 3 महीने का ये प्रोसेस निकलता है। अगर तो उसने हीट पूरी दी तो वो अव्वल क्वालिटी की ईंट निकल आएगी। अगर उसने उसमें कंप्रोमाइज कर दिया, बारिशें हो गई हैं या फ्यूल का मसला था, उसने 4 पैसे खुद बचाने थे, या बारिशें चल रही थी, धुंधें चल रही थी, टेम्परेचर नहीं प्रॉपर मेंटेन हो रहा था, ये सारी चीजें होंगी और उसने पहले ही वो निकाल ली, वो बन जाएगी दोम। ठीक है, और दोम का क्या मसला होगा कि उसके अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, मजीद जब आप उसको फाउंडेशन में लगाएंगे तो उसने जमीन से भी नमी, और आपकी जो फीलिंग है उससे भी उसने नमी लेनी है, जमीन से भी नमी लेनी है, उसके अंदर ऑलरेडी नमी बहुत ज्यादा थी, तो अब वो भुरना शुरू हो जाएगी। जब वो भुरभुरापन उसमें आना शुरू होगा, अब आहिस्ता आहिस्ता ब्रेकेजेस शुरू हो जाएंगी ईंट के। अब ये बेचारे ठेकेदार कहेंगे आपको कि जनाब जो जिस ईंट को हवा नहीं लगती है, जो मिट्टी में दब जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेफ हो जाती है। भाई ऐसा नहीं है, इसका हवा से लेना देना नहीं है, ये इसने मॉइस्चर से लेना देना। अब वो हवा से मॉइस्चर मिल जाए, ये जमीन से मिल जाए, कहीं से भी इसको मॉइस्चर मिलेगी, इसने भुरभुरा होना शुरू हो जाना है। अब खुदा ना खासा ऊपर से जलजला आ जाता है तो क्या हो गया, नीचे ब्रेकेजेस आपकी शुरू हो गई, ऊपर से जलजला आ गया, मूवमेंट हुई, ये अपनी जगह छोड़ जाएंगी, ये टूट फूट का शिकार हो जाएंगी और फाउंडेशन आपके बैठने का खतरा होगा आपको। अब अगर आपने लेंटर के अंदर सरिये के ऊपर कंप्रोमाइज किया और जो कंक्रीट फिलिंग थी उसके अंदर कंप्रोमाइज किया हुआ, फाउंडेशन के अंदर आपने कंप्रोमाइज किया हुआ 2 ईंट लगा के, तो अब दोनों तरीके से क्या होगा। अब आपको पता है पिछले 20 साल में कितने तेजी से जल्जले बढ़ रहे हैं, हर 5 साल में एक बड़ा जल्जला आ रहा है, 6 से ऊपर का जल्जला आ रहा है। तो खुदा ना खासा 2 से 3 जल्जले के बाद उस फाउंडेशन के और उस लेंटर के पल्ले रह कुछ नहीं जाएगा। आप तो बेच के निकल जाओगे, लेकिन कोई तो उस वक्त उस लेंटर के नीचे होगा ना, उस घर के अंदर कोई तो रह रहा होगा ना, तो उसकी मौत का या उसकी जिंदगी का कौन जिम्मेदार होगा। तो ये चीजें हैं। अच्छा, इसके अलावा सेम का जी मैं बता देता हूँ, लोग कहते हैं जी डीपीसी भी डलवाई थी, प्लास्टिक शीट भी, फिर भी नमी आ जाती है, पता नहीं क्यों आती है। शायद इसके लिए हमने प्लिंथ बीम नहीं डाला था, इस वजह से नहीं रुक रही, प्लिंथ बीम डाल देंगे तो नमी रुक जाएगी। मैं कह रहा हूँ जी जनाब, आप मेन फैक्टर की तरफ जा ही नहीं रहे हो। वो 2 ईंट आपने जो यूज की है, जो सबसे ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब कर रही है, मॉइस्चर सबसे ज्यादा दोम एब्जॉर्ब करेगी, अव्वल ईंट उससे कम एब्जॉर्ब करेगी, और फ्लाई ऐश ब्रिक अगर आप यूज करते हैं वो मॉइस्चर बहुत ज्यादा कम एब्जॉर्ब करेगी। तो ये सारी चीजें होती हैं, आपने उसके ऊपर कंप्रोमाइज जब करोगे ना, 2 मिनट लगा के आपके पैसे तो 1,00,000 2 लाख शायद बच जाएं, लेकिन ये आपका लाइफ टाइम मसला घर में रहना ही रहना है। तो ये कुछ टेक्निकल चीजें मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं आता हूं बिल्डर का बना हुआ नया घर। आपने बिल्डर का नया घर नहीं खरीदना अंटिल के जी वो फाउंडेशन से लेके ऊपर तक आपको हर स्टेप की प्रॉपर वीडियो क्लिपिंग दिखा दे और आपको देख के पता लग रहा हो कि भाई इसमें ब्रिक की क्या क्वालिटी यूज हुई है, स्टील प्रॉपर यूज हुआ नहीं हुआ, ये चीजें अगर वो इंश्योर कर रहा है तो आप बेशक खरीद लो। अगर ऐसा कुछ नहीं है, जो कि नहीं होगा, तो आपने नहीं खरीदना। क्यों? उसने सरिये के अंदर भी 2 नंबरी लगाई हुई है। एक तो उसने क्वालिटी के अंदर, दूसरी क्वांटिटी के अंदर जितना लगना चाहिए था उतना भी नहीं लगाया होगा उसने। दूसरी फाउंडेशन के अंदर क्वालिटी यानी कि 2 मीट लगा दी उसने, दोम की जगह भी लोग अब सोम लगा रहे हैं। और दूसरा उसने क्या किया कि उसकी क्वांटिटी भी पूरी लोग नहीं लगा रहे हैं। मैं अच्छी सोसाइटी की पहले एग्जांपल एक दे चुका हूं कि क्या करते हैं फाउंडेशन के अंदर, आम बंदे को तो नहीं पता कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने क्या डिजाइन करके दिया है कि 22 के कितने रद्दे, 18 के कितने रद्दे लगने, 13 के कितने। उसने क्या किया, एक एक रद्दा कम करता जाना, उससे क्या होगा, उसकी ईंट बचेगी। अब फाउंडेशन जिसके ऊपर पूरे घर ने खड़ा होना था उसको ही आपने कंप्रोमाइज कर दिया। जब आपने उसको कंप्रोमाइज किया तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल को जल्जला खुदा ना खास्ता आएगा तो ये घर बच जाएगा।
तो जो बिल्डर का बने हुए घर है, यही सारी 2 नंबरियां, उसके अंदर मटेरियल सीमेंट की 2 नंबरी हो, ईंट की 2 नंबरी हो, क्वांटिटी हो और स्टील की हो, ये सारा कुछ चल रहा है। और जब आप घर, इसके अलावा और बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं जो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम पता लगते हैं। तो ये चीजें तो भाई इसके ऊपर तो आप कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते। तो आपने खुद भी घर बनवाना है तो आप इन चीजों को बोधर करें। अब हमारे बस पाकिस्तानी कुछ लोग हैं ना बेचारे, अब वो कहेंगे इसने अपना बिजनेस क्योंकि कंस्ट्रक्शन का चमकाना है इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है, डरा रहा है। यार मेरी बात सुनो, मैं तो एक बड़े स्पेसिफिक एरिया के अंदर काम कर सकता हूं ना। एक सोसाइटी में बना दूंगा या दूसरी सोसाइटी में बना दूंगा, पूरे पाकिस्तान में या पूरे लाहौर में तो नहीं मैं पूरा बना सकता ना। वो तो दूसरे लोग ही बनाओगे ना, आप खुद बनवाओगे या किसी और से बनवाओगे, किसी और कंपनी से बनवाओगे। तो भाई इसके अंदर आप इतना नेगेटिव ना सोचा करो। कोई अगर अल्लाह का बंदा आपको वॉलेंटियरली सीधी बात बता रहे हैं ना, उसको समझ लिया करो, अडॉप्ट कर लिया करो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट में मुझे लाजमी बताना। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आ रहा है रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए, वो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, हमारे पैकेजेस से रिलेटेड अगर आप बैरिया टाउन लाहौर और इसके सराउंडिंग में बनवाना चाह रहे हैं तो हमारी वीडियोस पहले मौजूद है और आपको मजा आ जाएगा कि कौन से हम पैकेजेस आपको दे रहे हैं। कोई भी आपको ये नहीं देगा और इंश्योर कर रहे हैं क्वालिटी, वो मेथड भी सारा वीडियोस के अंदर मौजूद है। बाकी ये व्हाट्सएप का नंबर भी आ रहा होगा इसके अंदर। अगर आपके मैप रेडी हो चुके हैं तो 2350 के ऊपर हम जो है ना लाहौर बहरिया टाउन और इसकी सराउंडिंग के अंदर पर स्क्वायर फुट 2350, जिसमें सेफ्टी ग्रिल, आउटर वॉल वगैरह, गेट्स और सेफ्टी टैंक, वाटर टैंक और ड्यूराइव पॉपुलर की जो जितनी भी पाइपिंग आ जाती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी की हो, ठंडे गर्म पानी की हो, गैस की हो या सीवरेजेस की जितनी पीवीसी पाइपिंग, ये सारी हम करके इसके अंदर दे रहे हैं और कोई इसमें हिडन चीज नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।